2006 में नासा ने एक बहुत ही एम्बिशियस मिशन लॉन्च करा था। इस मिशन का नाम था न्यू होराइजन्स और इसका मकसद था प्लूटो के सीक्रेट्स पता लगाना। प्लूटो हमारे सोलर सिस्टम के एज पर है और उसके बारे में हमें बहुत मिस्ट्रीज जानने हैं। प्लूटो को कभी नाइन्थ प्लैनेट माना जाता था, बट अब नहीं। अर्थ से इसकी डिस्टेंस बहुत ज्यादा है और साइज में छोटा होने की वजह से ऑब्जर्वेशन करना डिफिकल्ट होता है। न्यू होराइजन्स स्पेसक्राफ्ट में एडवांस्ड साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स लगे हैं। यह स्पेसक्राफ्ट 9 साल तक बिलियंस ऑफ माइल्स तय करके प्लूटो पहुंचा। इसका मिशन था प्लूटो और उसके मून्स को क्लोज अप देखना। यह डेयरिंग एक्सपीडिशन हमें आउटर सोलर सिस्टम के बारे में बहुत कुछ नया सिखाएगा और ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग को बदल देगा। ठीक है। न्यू होराइजन्स मिशन के कई इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स थे। सबसे इंपॉर्टेंट गोल था प्लूटो का फ्लाई बाय करना, मतलब उसके क्लोज से गुजरते हुए हाई रेजोल्यूशन इमेजेस कैप्चर करना। साथ ही उसकी सरफेस, एटमॉस्फेयर और जियोलॉजी के बारे में डेटा कलेक्ट करना। साइंटिस्ट्स यह जानना चाहते थे कि प्लूटो किस चीज से बना है, उसकी सरफेस पर क्या फीचर्स हैं और बिलियंस ऑफ ईयर्स में कौन से प्रोसेसेस ने उसे आज जैसा बनाया है। एक और ऑब्जेक्टिव था प्लूटो के सबसे बड़े मून चेरॉन को स्टडी करना और इन दोनों सेलेस्टियल बॉडीज के रिलेशनशिप के बारे में जानना। इसके अलावा न्यू होराइजन्स का मकसद काइपर बेल्ट में मौजूद और ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करना भी था। काइपर बेल्ट एक ऐसा रीजन है जो नेपट्यून से भी आगे है और यहां आईसी बॉडीज हैं जो अर्ली सोलर सिस्टम के टाइम से मौजूद हैं। 3 बिलियन माइल से भी ज्यादा का सफर तय करके न्यू होराइजन्स स्पेसक्राफ्ट अपनी मंजिल पर जुलाई 2015 में पहुंचा। यह स्पेस एक्सप्लोरेशन के इतिहास का एक बहुत बड़ा पल था। न्यू होराइजन्स ने जो इमेजेस और डेटा धरती पर भेजे वो बहुत ही अमेजिंग थे। पहले हमें लगता था कि प्लूटो एक ठंडी और सन्नाटा से भरी दुनिया होगी, लेकिन वो तो हमें बहुत ही डिफरेंट और जियोलॉजिकली एक्टिव जगह निकली। स्पेसक्राफ्ट के इंस्ट्रूमेंट से पता चला कि प्लूटो पर एक पतली सी एटमॉस्फेयर है जो ज्यादातर नाइट्रोजन से बनी है और उसमें मीथेन और दूसरी गैसेस भी थोड़ी मात्रा में मौजूद हैं। प्लूटो की सरफेस तरह तरह के आइस से ढकी हुई है और इस पर हमें अलग अलग कलर्स और टेक्सचर्स देखने को मिले। साइंटिस्ट्स यह देखकर हैरान रह गए कि यहां बहुत ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स हैं, बहुत बड़े बड़े प्लेन्स हैं और ऐसे साइंस भी मिले जिससे पता चलता है कि यहां पास्ट में क्रायोवोल्केनिक एक्टिविटी हुई होगी। इन सब से तो यही लगता है कि यह एक बहुत ही डायनामिक वर्ल्ड है। प्लूटो पर सबसरफेस ओशन की डिस्कवरी ने सबके मन में यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या इस दूर स्थित दुनिया में जिंदगी हो सकती है। हालांकि प्लूटो की सरफेस बहुत ज्यादा ठंडी है और यहां जिंदगी संभव नहीं है, लेकिन साइंटिस्ट्स का मानना है कि इसके आइसी शेल के नीचे मौजूद ओशन में ऐसे कंडीशंस हो सकते हैं जहां जिंदगी पनप सकती है। ऐसा माना जाता है कि यह ओशन पानी से बना है जिसमें अमोनिया और कुछ और कॉम्पाउंड्स मिले हुए हैं। यह ओशन हीट और न्यूट्रिएंट्स का सोर्स हो सकता है, लेकिन इस सब सरफेस एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा प्रेशर है और यहां सनलाइट भी नहीं पहुंचती है, जिसकी वजह से यहां जिंदगी का होना बहुत मुश्किल है। यह पता लगाने के लिए कि क्या प्लूटो के सबसरफेस ओशन में जिंदगी संभव है या नहीं, हमें और रिसर्च और एक्सप्लोरेशन करने की जरूरत है। सेक्शन 5 प्लूटो एंड इट्स प्लैनेटरी कजिन्स। न्यू होराइजन्स मिशन से हमें सिर्फ प्लूटो के बारे में ही नहीं, बल्कि आउटर सोलर सिस्टम को समझने में भी मदद मिली है। न्यू होराइजन्स मिशन से पहले के कुछ सालों में एस्ट्रोनॉमर्स ने ऐसे कई और सेलेस्टियल बॉडीज खोज निकाले जो साइज और कंपोजिशन में प्लूटो से काफी मिलते जुलते थे। ये ऑब्जेक्ट्स काइपर बेल्ट में मौजूद हैं और इन्हीं की वजह से प्लैनेट की पहले वाली डेफिनेशन पर सवाल उठने लगे और 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में डाल दिया। इस रिक्लासिफिकेशन से बहुत बवाल मचा था, लेकिन इससे हमें यह समझने में मदद मिली कि हमारा सोलर सिस्टम कितना डाइवर्स और कॉम्प्लेक्स है। प्लूटो
जिसे अब एक नई कैटेगरी यानी ड्वार्फ प्लैनेट्स का मेंबर माना जाता है, इस पूरी क्लास का आर्केटाइप बन गया। सेक्शन 6, एरिस, अ ड्वार्फ प्लैनेट मोर मैसिव देन प्लूटो। एरिस को 2005 में खोजा गया था और यह भी उन ड्वार्फ प्लैनेट्स में से एक है जिसकी वजह से प्लूटो को रिक्लासिफाई किया गया। यह दूर स्थित दुनिया, जो प्लूटो से भी आगे काइपर बेल्ट के स्कैटर्ड डिस्क रीजन में स्थित है, साइज में प्लूटो से भी बड़ी है। यह सन को ऑर्बिट करने वाले सबसे भारी ऑब्जेक्ट्स में 9वें नंबर पर आता है। ईरिस का ऑर्बिट बहुत ज्यादा एलिप्टिकल है, जिसकी वजह से यह अपने ऑर्बिट में सबसे दूर जाते समय प्लूटो से भी ज्यादा दूरी पर पहुंच जाता है। एरिस पर की गई ऑब्जर्वेशन से पता चला है कि इसकी सरफेस मीथेन आइस से ढकी हुई है, जिससे पता चलता है कि इसका कॉम्पोजिशन भी प्लूटो जैसा ही है। इसकी खोज ने इस धारणा को चुनौती दी कि प्लूटो अपने साइज और ऑर्बिट के मामले में यूनिक था। इससे एस्ट्रोनॉमर्स को प्लैनेट की डेफिनेशन पर फिर से विचार करने पर मजबूर होना पड़ा। सेक्शन 7, मेकमेक, द ब्राइटेस्ट ड्वार्फ प्लैनेट। मेकमेक को 2005 में खोजा गया था और यह भी ड्वार्फ प्लैनेट फैमिली का एक इंपॉर्टेंट मेंबर है। काइपर बेल्ट में स्थित मेकमेक अपनी एक्सेप्शनली ब्राइट सरफेस के लिए जाना जाता है। यह क्वाइपर बेल्ट में प्लूटो के बाद सबसे ज्यादा ब्राइट ऑब्जेक्ट है। इसकी सरफेस मीथेन, इथेन और थोलिन आइसिस से ढकी हुई है, जो कि प्लूटो से मिलता जुलता है। इससे पता चलता है कि इसका इतिहास और कॉम्पोजिशन भी दूसरे काइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स जैसा ही रहा होगा। मेकमेक का डायमीटर लगभग प्लूटो का 2/3 है और यह सन का एक चक्कर पूरा करने में लगभग 305 अर्थ ईयर्स लेता है। सेक्शन 8, हाउमेया, द फास्टेस्ट स्पिनिंग ड्वार्फ प्लैनेट। हाउमेया, जिसे 2004 में खोजा गया था, एक बहुत ही अजीब और इंटरेस्टिंग ड्वार्फ प्लैनेट है। यह एग शेप्ड ऑब्जेक्ट काइपर बेल्ट में मौजूद है और यह बहुत तेज घूमता है। यह सिर्फ 4 घंटे से भी कम समय में अपनी एक रोटेशन पूरी कर लेता है, जिसकी वजह से यह हमारे सोलर सिस्टम में सबसे तेज घूमने वाला बड़ा ऑब्जेक्ट है। हाउमेया के इतनी तेजी से घूमने की वजह से यह इक्वेटर पर बल्ज हो गया है और पोल्स पर चपटा हो गया है, जिसकी वजह से इसका यह अनोखा इलोंगेटेड शेप है। इसके 2 मून्स हैं, जिनके नाम हैं हिइयाका और नमाका। ऐसा माना जाता है कि ये मून्स बहुत समय पहले किसी और ऑब्जेक्ट के साथ हाउमेया के टकराने की वजह से बने होंगे। सेक्शन 9, सीरीज, द ओशन वर्ल्ड इन द एस्टेरॉयड बेल्ट। अभी तक हमने जितने भी ड्वार्फ प्लैनेट्स के बारे में बात की, सीरीज उन सबसे अलग है क्योंकि यह अर्थ के काफी पास एस्टेरॉयड बेल्ट में मौजूद है, जो मार्स और जुपिटर के बीच में है। सीरीज को 1801 में खोजा गया था और शुरू में इसे प्लैनेट माना गया था, लेकिन बाद में इसे एस्टेरॉयड की कैटेगरी में डाल दिया गया। लेकिन इसके बड़े साइज और स्फीरिकल शेप को देखते हुए 2006 में इसे फिर से क्लासिफाई कर ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में डाल दिया गया। डॉन स्पेसक्राफ्ट, जो कि 2015 से लेकर 2018 तक सीरीज के ऑर्बिट में रहा, उससे प्राप्त ऑब्जर्वेशन से पता चला कि यह एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और इंटरेस्टिंग वर्ल्ड है, जहां पास्ट में पानी मौजूद था और यहां ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी मौजूद हैं। साइंटिस्ट्स का मानना है कि सीरीज पर एक सब सरफेस ओशन मौजूद हो सकता है, जिसकी वजह से यह भी अर्थ के अलावा जिंदगी की तलाश के लिए एक इंपॉर्टेंट कैंडिडेट बन जाता है। सेक्शन 10, न्यू होराइजन्स, एक्सपैंडिंग आवर कॉस्मिक पर्सपेक्टिव। प्लूटो और उसके आगे जाने वाले न्यू होराइजन्स मिशन ने आउटर सोलर सिस्टम के बारे में हमारी समझ को पूरी तरह से बदल दिया है और हमारे कॉस्मिक पर्सपेक्टिव को बढ़ाया है। इस मिशन से हमें यह पता चला है कि सबसे ज्यादा दूर स्थित और जहां जिंदगी संभव नहीं लगती है, ऐसी दुनिया भी हमें हैरान कर सकती हैं और यूनिवर्स के बारे में हमारी सोच को बदल सकती हैं। प्लूटो और उसके साथी ड्वार्फ प्लैनेट्स की एक्सप्लोरेशन से हमें हमारे सोलर सिस्टम का एक ऐसा रीजन देखने को मिला है जो बहुत ही डाइवर्स और डायनामिक है
और यहां ऐसे ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं जिनका इतिहास बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और जिनकी अपनी अलग ही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। न्यू हॉराइजन्स मिशन ने हमें सिर्फ इंपॉर्टेंट साइंटिफिक डेटा ही प्रदान नहीं किया है, बल्कि इससे साइंटिस्ट्स, इंजीनियर्स और स्पेस इंथुजियास्ट्स की एक नई पीढ़ी को भी प्रेरणा मिली है, ताकि वो इस विशाल और रहस्यमय कॉस्मोस को एक्सप्लोर करते रहें।